हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। जो स्टूडेंट DSSB 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं आपके डोमेस्टिक साइंस यानी होम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके पूछे गए थे 2023 में। तो 2023 का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम आज के सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे आज के सेशन का इम्पॉर्टेंट आपका फैक्ट क्या है, वो ये है कि केवल हम आंसर नहीं देखेंगे, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगी। यानी कई बार क्या होता है, उनके जो ऑप्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर अदर ऑप्शंस गलत हैं तो गलत क्यों है, रीजन क्या है, हम उनको सही क्यों नहीं कह रहे हैं। उन रीजंस को भी जानने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर अगली बार आपके एग्जाम में उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएं तो आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाएं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और मैं आप सभी को बता दूं कि होम साइंस आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहे आप DSSB की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप क्लास देख सकते हैं, आपको अदर एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। तो चलिएगा, देरी ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन जो पहला है आप सभी के सामने पूछा गया है, भारत में बिजली के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका योगदान न्यूनतम है। यानी भारत में जो बिजली का उत्पादन है उनमें से किनका योगदान न्यूनतम है, यानी सबसे कम है, वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं तापी, बी है सौर, सी है जल विद्युत और डी है नाभिकीय। चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चाहे आप होम साइंस में किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, हमेशा एक बात याद रखिए, हर एक अलग अलग एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हमेशा सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और होम साइंस का आप एक पेपर दे रहे हैं, TGT PGT का दे रहे हैं या अदर एग्जाम का दे रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन अलग एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो हर प्रकार के आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने चाहिए, ये मेरा मानना है। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, तो राइट आंसर आपका होगा नाभिकीय। ठीक है, तो नाभिकीय आपका करेक्ट आंसर है। तो भारत में जो बिजली उत्पादन है वो विभिन्न स्रोतों में किया जाता है, जिसमें से अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे अधिक योगदान आपका किसका है, तापीय ऊर्जा का है, थर्मल पावर का है, जो लगभग आपका 70% से अधिक है। ठीक है, क्योंकि भारत में जो कोयला है वो प्रचुर मात्रा में है इसलिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जल विद्युत आता है, यानी 10 से 12% तक आपका जल विद्युत का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े बड़े बांधों से बिजली उत्पादन की जाती है। वहीं अगर हम बात करें जो आपका थर्ड नंबर पे आता है वो आता है सौर आपका ऊर्जा यानी सोलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोलर है वो लगभग आपका 6 से 8% तक होता है। हाल ही में इसकी बढ़ोतरी आपने देखी है, पहले तो सौर ऊर्जा का इतना उपयोग नहीं होता था, बट अभी देखिएगा सौर पैनल बहुत ज़्यादा लगने लगे हैं ताकि बिजली को बचाया जाए, जो आपका नेचुरल जो चीज़ें से प्रोसेस हो रहा है उसको कंटिन्यू किया जाए। एंड यहाँ पे जो मैं लास्ट आपको बताऊँ नाभिकीय का लगभग आप 2 से 3% तक कह सकते हैं। तकनीकी रूप से थोड़ा जटिल भी है और महंगा भी है। तो जो चीज़ महंगी होती है वो थोड़ा सा आपका कमी मात्रा में उपयोग होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। अब देखिएगा, आपने एक चीज तो देखी कि क्वेश्चन नंबर पहले से हमें एक चीज पता चली कि अगर इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो एक तरीके से आप अनुमान तो लगा सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा तापीय है, देन आपका जल विद्युत है, फिर सौर है, फिर आपका नाभिकीय है। तो अगर किसी तरीके से मॉडिफाई करके भी एग्जामिनर न्यू पैटर्न में क्वेश्चन लेकर आता है तो भी ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब ये नहीं है कि आपने केवल आंसर पढ़ लिया और उसके आगे फिर आप अदर क्वेश्चंस देखने लगे। मतलब उनके ऑप्शनों पर भी आप फोकस कीजिए कि अगर ये आंसर राइट नहीं है तो क्यों नहीं है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि हर एक क्वेश्चन में, लेकिन जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके आप उतना तो कर ही सकते हैं। राइट, तो ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप, देखिएगा बात ये है कि हमारे पास चांसेस बहुत कम होते हैं, टाइम भी बहुत कम होता है, और उसी समय में हमें क्या करना है, इतने सारे लोगों को हमें पीछे छोड़ना है, क्योंकि कंपटीशन भी हाई है। सब चाहते हैं नौकरी पाना, लेकिन मिलती उन्हीं को है जो शिद्दत से मेहनत करते हैं और थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी अपनाते हैं, ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं और क्वेश्चन सही भी हों। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको अलग टेक्निक थोड़ा सा अपनानी पड़ती है अदर स्टूडेंट से थोड़ा सा अलग होने के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, नाभिकीय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो कुछ आपके युग्म दिए जाएंगे, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका गलत है। तो यहाँ पे देखिएगा विटामिन ए आपका रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन B1 आपका थायमिन, विटामिन B6 कॉल कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई आपका टोकोफेरॉल है। तो अगर आप इनके रासायनिक नाम जानते हैं विटामिन के, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसका कौन सा नाम है। तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनमें से जो गलत युग्म है वो कौन सा है। सही तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके सही हैं और 1 ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। अब बताइएगा इसमें से गलत आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, यानी विटामिन B6 कॉल कैल्सीफेरॉल है। तो विटामिन B6 को विटामिन D3 का नाम दिया गया है, इसलिए ये जो जोड़ी है, ये जो पेयर है वो गलत है। बाकी जो विटामिन ए है वो रेटिनॉल है, जो आपके दृष्टि के लिए ज़रूरी है, आँखों के लिए ज़रूरी है। वहीं विटामिन B1 की बात करें तो आपका थायमिन है, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए आपका उत्तरदायी है। वहीं आपके बेरी नामक जो बीमारी होती है B1 की कमी से, उसे रोकने में भी आपका क्या करता है, एक तरीके से मदद करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी आपकी कॉल कैल्सीफेरॉल की, तो ये कैल्शियम अवशोषण के लिए इम्पॉर्टेंट है, हड्डियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वहीं अगर हम टोकोफेरॉल की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, त्वचा की सुरक्षा करता है। तो और इसी वजह से विटामिन ई को आपका प्रजनन में, आपको उसमें भी आपका माना जाता है, ब्यूटी विटामिन भी मानी जाती है। कल भी हमने विटामिन ई का एक क्वेश्चन किया था। तो प्रजनन की जो कमी का मुख्य कारण है वो विटामिन ई है, और ब्यूटी विटामिन भी विटामिन ई को कहा जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं। बाकी जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका विटामिन B6, जो आपका कैल्सीफेरॉल से मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन डैश 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 मिलीग्राम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है जो निर्धारित परिस्थितियों में 1G रेजिन को निष्प्रभावी करने के लिए आवश्यक होती है। आपके ऑप्शंस हैं अम्ल संख्या, B है आयोडीन संख्या, C है राइकर्ट मिसल संख्या और D है आपका स्वर्ण संख्या। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी अम्ल संख्या, एसिड नंबर। तो जो आपका अम्ल संख्या है वह मात्रा है जो 1 ग्राम तेल, वसा या रेजिन में उपस्थित जो मुक्त अम्ल होते हैं उनको निष्प्रभावी करने के लिए ज़रूरी होती है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, यह जानने के लिए किया जाता है कि तेल खराब हुआ है या नहीं, ठीक है। ये क्या पता लगाता है कि भाई तेल खराब हुआ है या नहीं, मतलब अगर यदि तेल में जो आपका एसिड जो नंबर है वो अगर बढ़ जाए, अगर आपका एसिड नंबर बढ़ जाए तो ये आपको इंडिकेट देता है कि तेल में जो रासायनिक परिवर्तन है या जो खराबी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे आप ये आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं कि अगर बढ़ा तो इसका मतलब है खराबी होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किडनी और चबाने की समस्या से ग्रसित बुजुर्गों के लिए क्रमशः किस प्रकार के आहार निर्धारित किए गए हैं। तो अगर जो किडनी और जो जिनको चबाने में दिक्कत हो रही है जिन बुजुर्गों को, उनको आप किस तरीका का जो आहार है वो आप निर्धारित करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं कम प्रोटीन वाले खाद्य और यांत्रिक मृदु खाद्य, बी है अधिक प्रोटीन वाले खाद्य और यांत्रिक मृदु खाद्य, सी है कम प्रोटीन वाले और तरल खाद्य और डी है अधिक प्रोटीन वाले और तरल खाद्य। देखिएगा एक बार फिर से प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, देन आप ऑप्शंस देखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये देखिए, अब बताइएगा आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आंसर है कम प्रोटीन वाले खाद्य और यांत्रिक मृदु खाद्य। क्यों, रीजन, तो ये जो आपका कम प्रोटीन वाला आहार है ये इसलिए दिया जाता है ताकि एक तरीके से जो किडनी है उस पर बोझ ना हो,
ठीक है। तो प्रोटीन की जो मात्रा है वो आपके या डॉक्टर हैं या डाइटिशियन हैं उनके द्वारा रोग की गंभीरता के अनुसार निर्धारित किया जाता है, यानी चेक करके जो आपके डाइटिशियन होते हैं वो निर्धारित करके ये चीज़ करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके दांत जबड़े थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, मसूड़ों में भी कमज़ोरी आती है, मतलब इतना ताकत नहीं रहता है कि वो बहुत ज़्यादा जो कठोर चीज़ें हैं, वो टाइट चीज़ें हैं वो आसानी से चबा पाएँ। तो इस वक्त उनको दिक्कत होती है, तो हमें ऐसे आहार देने चाहिए जो उनको मतलब एक तरीके से मुलायम हो, जिनको वो आसानी से निगल सके, चबा सके, जैसे आपका नरम सब्जी हो गया, मसला हुआ खाना हो गया, नरम दलिया वगैरह हो गया। तो ये सब उनके लिए मतलब उपयुक्त होते हैं ताकि उन्हें निगलने में भी दिक्कत ना हो और गले में भी कोई उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा कि भाई अधिक प्रोटीन वाले जो खाद्य हैं उनको देना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि किडनी वाले जो आपके बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा सा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन से जो आपका किडनी है उस पर थोड़ा सा अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है। तो इस वजह से आपको ऐसे आहार नहीं देने चाहिए, आपको कम प्रोटीन वाले आहारों का मतलब आपको निर्धारित करने चाहिए उनके लिए। तो ये ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, अचेत रोगी का जठरांत पथ क्रियाशील ना होने पर उसके लिए भोजन की किस विधि को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अचेत रोगी का जठरांत जो आपका पथ है क्रियाशील ना होने पर उसके लिए भोजन की किस विधि को प्राथमिकता दी जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं मौखिक संभरण, बी है नलिका द्वारा संभरण, सी है अंतःशिरीर संभरण और डी है नासा जठर नलिका प्रवेशन। तो हिंदी तो भाई बड़ी डिफिकल्ट है, आप देख रहे हैं, बाकी आप इंग्लिश में देख लें। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, वो है आपका अंतःशिरीर संभरण। ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगर हम मौखिक संभरण की बात करें तो ये अचेत और जीआई जो नॉन फंक्शनल है उसमें संभव नहीं है, इस वजह से। बाकी अगर हम यहाँ पे ट्यूब की बात करें तो ये तभी उपयोगी है जब जीआई ट्रैक्ट जो है वो फंक्शनल हो। तो यहाँ पे इस वजह से जो आपका सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। और रक्त के माध्यम से भी पोषण दिया जाता है कई बार, है ना। तो यानी एक तरीके से ये सीधे क्या करता है, एक तरीके से रक्त में जो ग्लूकोज है, जो अमीनो एसिड है या विटामिन है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो एक तरीके से प्रोवाइड करता है। तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, अंतःशिरीर संभरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा गलत है। बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति होते हैं, पहला। बी है बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति नहीं होते हैं। थर्ड है बच्चे दान की असहाय वस्तु नहीं होते हैं। और डी है बच्चों के स्वयं के अधिकार होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, कई बार हमें इजी क्वेश्चन ही डिफिकल्ट लगते हैं। बताइएगा, बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति होते हैं, कौन सा कथन आपका गलत है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन ए आपका क्या है, गलत है, ठीक है, याद रखेंगे। बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति होते हैं, तो यहाँ नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बच्चे किसी की निजी संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, वे स्वतंत्र मानव अधिकारों से थोड़ा सा हैं। और भारतीय संविधान और बाल जो संरक्षण कानून है वो भी बच्चों को व्यक्तित्व और अधिकारों वाले मानते हैं। तो इस वजह से आपका जो आंसर ए है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके अदर विकल्प है कि बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति नहीं होते हैं, ठीक है। बच्चों को दान वस्तु के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, उन्हें संवेदनशील और संरक्षण के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। और बच्चों के अपने अधिकार हैं, जीवन की, शिक्षा की, सुरक्षा की, कई सारे आपके अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान से पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है। यानी जो आजकल होता है कि जो बच्चे हैं उनको कारखानों में या काम करने के लिए मतलब किया जाता है, तो एक तरीके से उनके लिए भी एक तरीके से रोकने के लिए, ताकि बच्चों से ना काम कराया जाए, उनके लिए भी कानून बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है, रोकता है एक तरीके से। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद
31। यानी जो आर्टिकल 19, 24, 28 या 31 जो है आपका, इनमें से कौन सा आर्टिकल इस चीज के बारे में बात करता है? तो यहाँ पे सिंपल वे में मैं आपको बता दूं इस अनुच्छेद के बारे में, वो है आपका आर्टिकल 24। जो आपका अनुच्छेद 24 है वो ये कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको कारखानों वगैरह में काम कराने या जोखिम भरे कार्यों से तो उनको वर्जित किया जाएगा। मतलब ये नहीं है, कई बार क्या होता है कि माता पिता अपने साथ साथ बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं, काम करवाते हैं ताकि वो भी करते रहें। तो एक तरीके से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं तो उनको एक तरीके से खतरा रहता है। जैसे एक बार एक्चुअली यहाँ पे मतलब देखो, कहानी के थ्रू कुछ ना कुछ इंसान को समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे भाई बच्चा कारखानों में काम कर रहा है या मशीन फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो एक बार ऐसा ही केस हुआ था। मशीन फैक्ट्री में बच्चा काम कर रहा था और मशीन की जो चीजें थी उनको साफ कर रहा था, और वहीं पे क्या हुआ कि उसकी जो मशीन की धार वाली चीज थी उसके हाथ पे आके लग गई, उसका हाथ कट गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो काम करवा रहे हैं, जिनकी फैक्ट्री में काम हो रहा है, उन पर भी केस चल सकता है, उनको भी सजा मिल सकती है, जुर्माना भी देना पड़ता है। तो कई सारे ऐसी चीजें हुई हैं, ठीक है। वहीं अगर हम अदर आर्टिकल की बात करें, जैसा आपका आर्टिकल 19 है, वो आपका फ्रीडम यानी जो आपकी स्वतंत्रता है उनके अधिकारों पर रिलेटेड है। वहीं आपका जो अनुच्छेद 28 है वो शिक्षा संबंधी जो धार्मिक निर्देश है उनके लिए कानून बना है। और जो आपका अनुच्छेद 31 है वो संपत्ति के अधिकारों से जुड़ा है, जिसको अभी हटा दिया गया है, उनको कानूनी अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई है। जो आपका संपत्ति का अधिकार है 300A में ये वर्णित किया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो संपत्ति का भी अधिकार नहीं रहा, बाकी जो आपके अदर आर्टिकल हैं वो अभी भी हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी आर्टिकल 24, जिससे आपके बच्चों को कारखानों से या जोखिम भरे जो जगहें हैं उनसे काम करने के लिए वंचित किया गया है कि वहां काम ना करें। अदरवाइज क्या होगा, जो लोग काम करा रहे हैं उन पे भी केस हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। पानी नहीं पिए तो गला सूख रहा है। चलिएगा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुलकारी कढ़ाई की एक शैली है जिसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो जो आपका फुलकारी कढ़ाई है वो एक शैली है जिसकी उत्पत्ति हुई थी कहाँ पे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल या फिर पंजाब। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। सो राइट आंसर की बात करते हैं, पंजाब। ऑप्शन जो डी है वो है आपका सही। तो फुलकारी शब्द, फुलकारी का जो अर्थ होता है वो होता है आपका फूलों की कढ़ाई। ये एक पारंपरिक पंजाबी एम्ब्रॉयडरी है जहां कपड़े पर रंगीन धागों से फूलों के जो पैटर्न है और जो ज्यामितीय डिजाइन है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फुलकारी जो परंपरा है वो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो आपकी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। जैसे विवाह हुआ या कोई फेस्टिवल है या दैनिक उपयोग के लिए भी आपके जो शॉल हैं या आपकी चुनरियां हैं उन पर किया जाता है। और यहाँ पे इनकी जो विशेषता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ताकि अगर मान लो कहीं दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाएं। तो यहाँ पे जो इनकी विशेषता है फुलकारी कढ़ाई की, वो मोटे सिल्क या कॉटन एम्ब्रॉयडरी जो धागे होते हैं, जो रिच पैटर्न होते हैं, अक्सर जो आपके बड़े बड़े शॉल होते हैं या दुपट्टे होते हैं उन पर एक तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जो आपका केरला दिया गया है, इसमें अलग अलग स्थानीय कढ़ाई शैलियां हैं, जैसे कसूती है, कांथा है, ये सब सारी चीजें हैं। बाकी जो आपका फुलकारी है वो आपका पंजाब से रिलेटेड है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी के सामने। मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सारा क्वेश्चन दिखेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको गलत बताना है। अब इसमें भी आपकी नॉलेज चेक हो रही है बखूबी, और इससे ये भी होगा कि आपके जो अदर क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सही हो जाएंगे। जैसे देखो, चिकनकारी कढ़ाई शैली की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। देखो आपको गलत कथन बताना, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई दे। थोड़ा सा क्वालिटी इनहेंस कर लीजिएगा, कई बार क्वालिटी में दिक्कत आती है, ब्लर जैसा दिखने लगता है। तो देखिएगा, पहला है कि चिकनकारी कढ़ाई शैली की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी, ठीक है। बी है कसूती कढ़ाई शैली की उत्पत्ति केरल में हुई थी। सी है कांथा कढ़ाई शैली की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में हुई थी। और डी है आपका चंबा जो आपका रुमाल है वो हिमाचल प्रदेश की कढ़ाई शैली में है।
अब देखिएगा इस तरीके से जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है तो आपकी पूरी नॉलेज चेक हो रही है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि सच में क्या चिकन कढ़ाई उत्तर प्रदेश की है, कसूती कढ़ाई कहाँ की है, कांथा कढ़ाई कहाँ की है, चंपा रुमाल कहाँ का है। तो ये सारे नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप राइट स्टेटमेंट तक पहुंच सकते हैं। आपसे पूछा गया है रॉन्ग, यानी 3 सही है और 1 गलत है। गलत कौन सा है ये बताइए। तो पूछने का क्वेश्चन का तरीका बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइएगा आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। चलिए बताइए। सो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो आपका जो गलत कथन है वो है आपका बी, ठीक है। यानी जो आपका कसूती कढ़ाई शैली है उसकी उत्पत्ति केरल से हुई है, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो आपका जो कसूती एम्ब्रॉयडरी है ये पारंपरिक कढ़ाई शैली कर्नाटक की है, ना कि आपकी केरल की। तो केरल की जगह अगर क्या होता है आपका कर्नाटक, तो आपका क्या होता, सही होता। यानी आपका जो बी है वो आपका गलत है, ठीक है। ये सिल्लोर, बेलगामी और साउथ कर्नाटक क्षेत्र में आती है, ना कि केरल से। तो यहाँ पे एक जटिल ज्यामिति नमूने और स्लो स्टिच यानी जो आपका क्रॉस स्टिच होती है उसके लिए ये थोड़ा सा आपका जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अन्य जो आपके ऑप्शंस हैं उनको भी देखूं तो जो आपका चिकनकारी है ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। इसमें सफ़ेद जो छोटे छोटे सूक्ष्म कढ़ाई होती है उनको किया जाता है। वहीं अगर मैं कांथा की बात करूं तो आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, आपका बांग्लादेश की पारंपरिक स्टिच है, ठीक है। वहीं अगर हम चंपा रुमाल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आपका चंपा जो क्षेत्र है उसके लिए ये थोड़ा सा जानी जाती है, चित्रात्मक रुमाल शैली है, ये हम कह सकते हैं। तो देखिएगा आपका जो करेक्ट आंसर है, जो आपका गलत पूछा गया था वो आपका बी है, जिसमें केरल ना होके आपका क्या होना चाहिए था, कर्नाटक होना चाहिए था, तब आपका ये आंसर सही होगा। तो देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, नोटबुक में शॉर्ट माध्यम से, जैसे चिकनकारी कढ़ाई उत्तर प्रदेश लिख लीजिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कांथा कढ़ाई पश्चिम बंगाल बांग्लादेश आप लिख सकते हैं, चंपा रुमाल हिमाचल प्रदेश लिख लीजिए, और जो आपका कसूती कढ़ाई है उसको लिख लीजिए आप कर्नाटक। तो इस तरीके से आपके कई सारे क्वेश्चंस आपका एक क्वेश्चन के माध्यम से रेडी हो जा रहे हैं। इस तरीके से आप शॉर्ट माध्यम से रिवीजन के लिए आप कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, कौनी सॉल के लिए किस भारतीय राज्य को भौगोलिक संकेत यानी जो आपका जीआई टैग होता है वो दिया गया है। तो कौनी साल के लिए किस भारतीय राज्य को भौगोलिक संकेत दिया गया है, आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड एंड डी है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौनी सॉल। यहाँ मैं बात करूं आपके क्वेश्चन नंबर 10 के करेक्ट आंसर की, सो राइट आंसर है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो कश्मीरी या कौनी सॉल जो है वो आपका पारंपरिक बुनाई से बनता है, जिसमें हम छोटे कसीदाकारी और छोटे छोटे जो कौनी होते हैं उन टूल का उपयोग करते हैं, जिससे एक आपका जो जटिल डिजाइन है वो बनता है, ठीक है। तो जीआई की बात करें, जो आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, यानी कौनी साल एक विशिष्ट रूप से कश्मीर की पारंपरिक शैला होती, एक तरीके से शैली है जिसके लिए एक तरीके से उनको भौगोलिक संकेत यानी जो आपका जीआई टैग है उसकी मान्यता मिली है। और देखो जीआई टैग तभी मिलता है जिसमें उनमें कुछ खास हो, ठीक है, उसमें कुछ खास हो, यानी एक तरीके से जीआई से जो आपका स्थानीय कारीगर हैं उनको एक तरीके से सुरक्षा भी मिलती है, ब्रांड वैल्यू भी मिलती है, और नकली और जो अलग क्षेत्रीय उत्पाद हैं उनसे भी सुरक्षा मिलती है। यानी एक अलग ही क्वालिटी पता चलती है उनकी, एक अलग से मतलब एक तरीके से उनका एक तरीके से महत्व ही बढ़ जाता है जीआई टैग मिलने की वजह से, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ए है जम्मू कश्मीर वो आपका सही है। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी। तो आपको ईयर बताना है कब हुई थी, ठीक है, 1948, 1964, 1983 या 1990। बताइएगा कब हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, बताइएगा। तो जो आपका सिडबी है उसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 1990, ठीक है। तो यानी 2 अप्रैल, ठीक है, आपका 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। और ये लघु और मध्यम जो उद्योग हैं,
MSME जो है आपके, उनके विकास के, उनके वित्त पोषण के और संवर्धन के लिए एक तरीके से ये स्थापित किया गया था, ये जो बैंक संस्था है। ठीक है, इसकी भूमिका क्या होती है, इस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सिडबी है वो छोटे उद्योगों को एक तरीके से डायरेक्ट फाइनेंस से हेल्प करता है, एक तरीके से जो योजनाएं होती हैं, जो टेक्निकल सहायता होता है वो पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये बस आप याद रखेंगे, चलिएगा। नेक्स्ट, स्वच्छ पटल मृदुता। आप देखो, अगर मान लो यहाँ पे केराटोमलेशिया नहीं लिखा होता तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी कि आखिरकार ये स्वच्छ पटल मृदुता क्या है। बट अब आजकल क्या होता है कि भाई इंग्लिश में भी आपका दिया रहता है तो थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाती है। अदरवाइज यहाँ स्वच्छ पटल मृदुता को समझने में आपको बहुत टाइम लगता है कि भाई ये दिया क्या है ना। चलेगा, तो आपका स्वच्छ पटल मृदुता जो है, पटल तो एक तरीके से समझ में आता है। ठीक है, तो आपका जो केराटोमलेशिया है वो निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है, आपकी आंखों को, आपके हृदय को, आपकी त्वचा को, या फिर आपके फेफड़े को। तो अगर विटामिन ए के बारे में आपने पढ़ रखा है तो आपको बखूबी इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो यूजीसी नेट में तो विटामिन ए से रिलेटेड हमेशा, मतलब अक्सर ही आपके प्रश्न आते हैं, वो चाहे आपके मिलान से रिलेटेड आते हो चाहे जैसे आते हो, तो आपको थोड़ा सा बखूबी इसके बारे में नॉलेज होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका किससे रिलेटेड है, विटामिन ए स्पेशली आपके आंखों के लिए हेल्प करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये जो आपका केराटोमलेशिया है ये आपका विटामिन ए की कमी से होने वाली आंखों का एक तरीके से स्थिति होती है, जिसमें जो आपके कॉर्निया होते हैं वो एक तरीके से नरम हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके नेत्र में एक तरीके से ब्लाइंडनेस जैसी स्थिति आ जाती है, यानी पहले तो धूमिल धूमिल दिखाई देता है, धीरे धीरे ये रोशनी भी आपकी चली जाती है, यानी एक तरीके से ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपको दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस वाली स्थिति होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यानी अगर आप इनसे निजात पाना चाहते हैं कि विटामिन ए वाली स्थिति ना आए, तो इसके लिए जो विटामिन ए वाले जो आपके स्रोत हैं जिनसे विटामिन ए की भरपूर मात्रा मिलती है, जैसे गाजर वगैरह हो गया, आपकी पत्ता गोभी, पपीता, दूध, है ना। तो विटामिन ए जिनसे मिलता है वो जो सारी चीजें हैं उसका सेवन करना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति ना हो। चलेगा, प्रच्छन्न जो आपकी भुखमरी है वो क्या है, हिडन जो आपका हैंगर है वो क्या है। आपके ऑप्शन है आहार में प्रोटीन की कमी, बी है आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी, सी है आहार में फलों की कमी, या फिर डी है आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। तो ये जो आपका प्रच्छन्न भुखमरी है, ठीक है, जो हिडन आपका भुखमरी है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो जो ये आपका जो हिडन जो आपका भुखमरी है ये तब होता है जब व्यक्ति की जो कुल कैलोरी या ऊर्जा है उसकी आवश्यकता तो पूरी हो जाती है, पर जो आपका विटामिन और जो खनिज हैं, जो आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों की वजह से, जैसे आपका हो गया आयरन हो गया, विटामिन ए हो गया, आयोडीन हो गया, विटामिन B12 हो गया, इनकी अगर कमी रहती तो देखो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो दिखाई देने में तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन जो अंदर से जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है उनके कारण जो उनकी विकास की दर है या जो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम है, जो उनकी हेल्थ है, उन पर उनका एक तरीके से गलत इफेक्ट पड़ेगा। एक तरीके से अंदर से एक तरीके से कमजोरी रहेगी, ऊपर से तो उनको लगेगा कि भाई ठीक ठाक शरीर है, ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन जो अंदर से कमजोरी है, जो अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत नहीं होगा। ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे बहुत लोग हैं, बहुत सी चीज़ें खा रहे हैं, ऊर्जा मिल रही है, लेकिन जो मेन जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो एक तरीके से जो स्ट्रांग जो है आपका एक तरीके से जो मजबूती है वो नहीं आ पाती है। ये आप समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से क्या एक अभिकारीय खाद्य है। आपके ऑप्शंस हैं दूध, बी है मांस, सी है तिलहन और डी है प्याज। तो आपका अभिकारीय खाद्य आपसे पूछा गया है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका अभिकारी जो खाद्य हैं उनका मतलब है कि ऐसी वस्तुएं जो लंबा समय बिना खराब हुए संग्रहित किया जा सके वो। तो इसमें से जो आपका होगा वो होगा आपका तिलहन। ठीक है, तो आपका जो तिलहन है वो आपका सही आंसर है। तिलहन जैसे सूरजमुखी, तिल, सोयाबीन बीज, ठीक है,
सूखे और ठीक से स्टोर किए जा सकते हैं, आप महीनों तक उनको सुरक्षित रख सकते हैं, उनके तेल भी आपका लंबे समय तक चल सकता है। वहीं अगर हम दूध की बात करें तो ये आप जानते हैं बहुत समय तक नहीं चल पाता है, अगर आपने उसको गर्म करते रहे, फ्रिज में रखते रहे तो ठीक है कुछ टाइम तक, लेकिन उससे ज़्यादा समय तक आपका नहीं सही चल सकता। और आपका मांस भी सेम ही है, ठीक है। वहीं अगर हम प्याज की बात करें तो कुछ समय तक हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यानी बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है, तिलहन, उनको हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है आप सभी के सामने। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस है ऊष्मा का अनुप्रयोग, बी है कम तापमान पर भंडारण, सी है पीएच में कमी और डी है जल आर्द्रता का सम्मिश्रण। तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। नहीं पूछा गया है, वो आपको बताना है। यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें सो आपका होगा ऑप्शन डी, जल आर्द्रता का सम्मिश्रण। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो फूड जो आपका एक तरीके से जो खाद्य पदार्थ है वो खराब हो जाता है, तो उसे रोकने के लिए आपका उपाय है, जैसे आपका हीट हो गया, ठीक है, एक आपका पॉस्चराइजेशन है, कुकिंग है, यानी बैक्टीरिया और जो आपके कीटाणु हैं उनको एक तरीके से मारता है। आपका लो टेम्परेचर एक तरीके से बात करें तो ये भी आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि एक तरीके से धीमी कर देता है। और यहीं अगर हम पीएच की कमी की बात कर रहे हैं तो हम एक तरीके से अचार, किण्वन, ये जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं ये अम्लीय वातावरण सहन नहीं कर पाते, तो इस वजह से भी वो एक तरीके से मदद करता है। तो एडिशनल ऑफ वाटर जो है इसका एक तरीके से प्रभाव क्या होता है कि पानी जोड़ने से जो नमी है वो बढ़ती है, जो कि आपके माइक्रोबियल ग्रोथ को एक तरीके से बढ़ावा देता है, खराबी तेज होती है। तो इस वजह से आपका ये जो आंसर है वो आपका करेक्ट है। मतलब देखो पूछा गया कि इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो है आपका जल आर्द्रता का सम्मिश्रण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। श्रम दक्षता शास्त्र में मूलतः तत्व होते हैं। तो श्रम दक्षता शास्त्र में मूलतः तत्व होते हैं आपके 2, 3, 7 या फिर 9। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो आपका अर्गोनॉमिक्स जो बेसिकली है आपके उनके एलिमेंट्स वो कितने हैं वो आपको बताने हैं, तो वो हैं आपके 3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो सबसे पहले आपका होता है मानव, यानी आपका जो ह्यूमन है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो विशेषताएं हैं, ठीक है। और फिर आया आपका कार्य, यानी टास्क, जॉब वगैरह, तो कार्य की प्रकृति, प्रक्रिया, कार्यकाल, भार वगैरह। देन उसके बाद आपका उपकरण है या उपयुक्ति है, ठीक है, यानी इन्वॉल्वमेंट हो गया, आपका इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका उपकरण है, उपकरण डिजाइन है, कार्य प्रणाली है। तो ये जो त्रिघटक होते हैं ये दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि जो आपकी कार्य प्रणाली है वो मानव केंद्रित और सुरक्षित हो और दक्षता एक तरीके से बढ़े। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी कितनी हैं, 3 हैं, ये आपसे पूछा जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने। डिजाइनिंग स्पेस में पहला कदम क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं विद्यमान स्थल की भौतिक माप, बी है अनुमानित बजट तैयार करना, सी है वर्किंग डिजाइन की तैयारी और डी है ग्राहक के साथ बातचीत। बताइएगा आंसर क्या होगा। सो स्टूडेंट ये सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए कमेंट करने से एक ये चीज़ होता है, मुझे भी एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करूं और ऐसे ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले जो क्लासेस हैं वो लाती रहूं, जिससे आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करने का मौका मिले। एंड इसके अभी और भी पार्ट्स आएंगे क्योंकि 2023 का जो पेपर है वो अभी बड़ा है, ठीक है। तो एक साथ सारे क्वेश्चन करा पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए समय लगता है। तो बने रहिएगा, ऐसी ही क्लासेस आपको लगातार मिलेंगी। और यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है उसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्राहक के साथ बातचीत। ऑप्शन जो डी है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो डिज़ाइन जो प्रक्रिया है उसका जो आपका पहला स्टेप है वो किसी भी स्टेप डिज़ाइन जो आपका इंटीरियर डिज़ाइन है उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि क्लाइंट की जो आवश्यकता है, जो क्लाइंट की नीड है, जो प्राथमिकता है, ठीक है, जो उनका बजट है या जो समय सीमा है, वो चाहे उनका उद्देश्य हो उनको समझना
और यह इनपुट आगे की जो माप होती है, जो आपकी प्लानिंग होती है, ये आपकी जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं उनके लिए एक तरीके से आपको मार्गदर्शन देता है। तो यहाँ पे क्यों क्लाइंट इंटरेक्शन करते हैं पहले, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि बिना क्लाइंट की जो नीड है, जो उनका साइड है फिजिकल मेजरमेंट का या वर्किंग डिज़ाइन जो बेकार हो सकता है, तो क्लाइंट से मिलने वाली जो जानकारी है वो एक तरीके से आपको आने वाले जो आगे की जो चीज़ें करेंगे उनमें एक तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ग्राहक के साथ बातचीत आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, चलेगा। फिर उसके बाद ये आपका फिजिकल आपका मेज़रमेंट है वगैरह ये सब आता है, फिर आपका बजटिंग आता है, फिर वर्किंग डिज़ाइन आता है, ये इन सब की चीज़ों के बाद आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 सिग्मा एक सांख्यिकीय पद है जिसका उपयोग प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न दोषों की संख्या को मापने के लिए किया जाता है। 6 सिग्मा में प्रति 10 लाख अवसरों पर त्रुटियां स्वीकार्य हैं। आपके ऑप्शंस हैं 0.78, बी है 1.37, तो आपका सी है 3.4 एंड डी है 6.8। तो बताइएगा ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका करेक्ट आंसर क्या है। बताइएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो आपका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका 3.4। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 6 सिग्मा का लक्ष्य है वो प्रक्रिया से जो दोष हैं, जो आपके डिफेक्ट्स हैं उनको कम करना है। तो जो आपका 6 सिग्मा है उनके सिद्धांतों में एक अध्ययन किया हुआ तरीके से माना जाता है कि जो आपका 6 सिग्मा है उसमें प्रक्रियाएं लगभग 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन जो आपकी अपॉर्चुनिटी होती हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका ये एक तरीके से स्वीकार है। तो आपका क्या होता है कि जब प्रक्रिया में 1.5 जो है आपका शिफ्ट का अलाउंस लिया जाता है, तो एक तरीके से आपका 3.4 आपका एक तरीके से ये बताता है कि 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी क्या है, एक तरीके से स्वीकार्य हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। जो क्या कहते हैं अदर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन देखो DSSS में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो इसको भी समझेंगे हम लोग आगे डिटेल में। राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं BIS, बी है आपका सेबी, सी है आपका RBI और डी है NPCIL। बताइएगा। बस वो जो आपका जो 18 वाला क्वेश्चन था उसको बस इतना समझिएगा कि 3.4 डिफेक्ट्स पर लगभग मिलियन अपॉर्चुनिटी क्या होती हैं, एक तरीके से स्वीकार होती हैं, उतना याद रखेंगे। सो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका BIS है। ठीक है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राजीव गांधी आपका नेशनल क्वालिटी जो आपका पुरस्कार है, ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा प्रेरित एक मानव उन्मुख पुरस्कार होता है, जो एक तरीके से गुणवत्ता प्रबंधन और जो उत्पाद सेवा है उनको मानकों को बेहतरीन लाने वाले जो संस्थान हैं उनको दिया जाता है। जैसे आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा प्रतिपादित और प्रदान किया जाता है। और ये जो आपका BI जो आपका यस है, इसका रोल क्या है, इसका रोल ये है कि यह मानकों का निर्माण करता है, प्रमाणीकरण करता है और गुणवत्ता मानकों का प्रसार भी करता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा। और आपका RBI तो पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं A ISO 9001, B है ISO 14001, C है ISO 18001 और D है ISO 16001। बताइएगा निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका B ISO 14001।
तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली आपका जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है EMS, ठीक है, इसके लिए है। और ये जो संगठन है ये पर्यावरणीय प्रभावों को पहचानने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए मतलब एक तरीके से कम करने के लिए रूपरेखा देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ISO 14001 है, इसके अनुरूप होने पर जो संगठन है वो पर्यावरण प्रबंधन में एक तरीके से जो स्टैंडर्ड होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनको एक तरीके से क्या करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है। और आपका जो ISO आपका 9001 है, ये गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। ISO 18001 जो है आपका, ये एक तरीके से सेफ्टी का एक तरीके से पुराना संस्करण था, जो बाद में आपका आपका ISO आपका, एक सेकंड, बगल से ट्रेन निकलती है ना तो बहुत तेज से आवाज होती है, तो बगल से ट्रेन निकल रही है तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। यहाँ साइड से ही एक ट्रेन निकलती है लगातार कुछ कुछ टाइम पे, इस वजह से। देखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि ISO आपका 18001 है, ये पुराना संस्करण है, जो बाद में आपका क्या हो गया, ISO 45001 में आया, जो OHS के लिए है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपका ISO 16001 का, तो ये ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट एनीवेज आप ऐसे क्वेश्चनों को रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है, ISO 14001। सो ये रही आज की क्लास। आई होप स्टूडेंट आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही सेशन लेते ही रहूं आपके लिए, तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेज आए उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। ये सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट देना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड जो PDF है वो भी आपको प्रोवाइड हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो आपकी PDF है क्लास से रिलेटेड, वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। सो मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।